इस वक्त की अहम खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे का बयान, मुसलमानों को तालीम में रिजर्वेशन की तजवीज नहीं। 5% रिजर्वेशन का मामला सरकारी सतह पर सामने नहीं आया। हमने इस ज़मीन में अपना मौक़िफ़ अभी तय नहीं किया है। ओपोजिशन इस मामले में वावेला करने से गुरेज करे। जब हम रिजर्वेशन पर गौर करेंगे तब ओपोजिशन इस पर अपनी तवन्नाइयां खर्च कर सकती है। अब उन्हें अपनी तवन्नाइयां बचाकर रखनी चाहिए। उद्धव ठाकरे ने बयान दिया है, मुसलमानों को तालीम में रिजर्वेशन की तजवीज नहीं है। 5% रिजर्वेशन का मामला सरकारी सतह पर सामने नहीं आया है। उद्धव ठाकरे का कहना है कि हमने इस जमीन में अपना मौक़िफ़ अभी तय नहीं किया है। ओपोजिशन इस मामले में वावेला करने से बचे। जब हम रिजर्वेशन पर गौर करेंगे तब ओपोजिशन इस पर अपनी तवन्नाइयां खर्च कर सकती है। उद्धव ठाकरे ने काफी अहम बयान दिया है मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर के। जो मांग हो रही थी उसको लेकर के ये बयान है, मुसलमानों को तालीम में रिजर्वेशन की तजवीज नहीं है। उद्धव ठाकरे का ऐसा कहना है। 5% रिजर्वेशन का मामला सरकारी सतह पर सामने नहीं आया। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित राय इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरह से ये माना जा रहा था कि उद्धव ठाकरे जो है मुसलमानों को लेकर रिजर्वेशन पर जरूर कोई ना कोई तजवीज पेश करेंगे, लेकिन अब जो बयान सामने आ रहा है, क्या उससे ऐसा लग रहा है कि जो पहले उन्होंने वादे किए थे, जिस तरह की बातें की थी, उससे मुकर रहे हैं उद्धव ठाकरे? देखिए, शुरू से ही महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये हम देख रहे हैं, कई मुद्दों पे जो है तीनों ही पार्टियां आमने सामने आ रही हैं। इस मुद्दे पर हमने देखा कि नवाब मलिक ने विधान परिषद में साफ किया था कि मुस्लिम स्टूडेंट को एडमिशन के लिए 5% आरक्षण का कानून जो है जल्द सदन में जो है लाया जाएगा, इसका ऐलान किया जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि विश्व हिंदू परिषद ने जो है इसका विरोध किया और आज हम देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये मुद्दा हमारे सामने अभी तक आया ही नहीं है। जब ये मुद्दा हमारे सामने आएगा तब हम इस पर बातचीत करेंगे। और जो लोग जो है इसको लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, वो जो है व्यर्थ बयानबाजी कर रहे हैं, वो अपनी एनर्जी जो है वो वेस्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना देख सकते हैं कि मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर तीनों ही पार्टियों की में सहमति जो है बिल्कुल नहीं हो रही। हालांकि कांग्रेस के जो नेता है, मुस्लिम मंत्री हैं असलम शेख, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि जो इस सरकार ने वादा किया आरक्षण को लेकर, वो सरकार जो है आरक्षण लाएगी। लेकिन एनसीपी और कांग्रेस जो है मुस्लिम आरक्षण को लेकर एक तरह की बयानबाजी कर रही है, लेकिन शिवसेना सुप्रीमो और मुख्यमंत्री जो है महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, वो विपरीत दिशा में बयानबाजी कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस विषय में अभी तक चर्चा हुई ही नहीं है, तो कैसा आरक्षण। तो जो लोग इस पर बयानबाजी कर रहे हैं वो अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। जी अमित, जिस तरह से इलेक्शन के टाइम पे एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना एक साथ सामने आई थी एक नई आइडियोलॉजी के साथ, शिवसेना अपनी पुरानी आइडियोलॉजी को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते हुए एक कदम आगे बढ़ते हुए दिखाई दी थी। लेकिन अब जब प्रैक्टिकली चीजें करने का टाइम आया है तो शिवसेना वापस अपने वही तौर तरीके अपना रही है, वही आइडियोलॉजी को फॉलो कर रही है जो कि पहले थी। देखिए, निश्चित रूप से एनपीआर के मुद्दे को ही आप ले लीजिए। उद्धव ठाकरे का ये कहना था कि एनपीआर से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी और एनपीआर से किसी को नुकसान नहीं है और राज्य में हम उसको लागू कर सकते हैं। लेकिन जो इस तरह से कांग्रेस और एनसीपी ने विरोध किया और आज उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा कि तीनों ही दल के मंत्रियों की एक समिति गठित की जाएगी और फिर जो है एनपीआर मुद्दे पे चर्चा होगी। और उसके बाद हमने देखा मुस्लिम रिजर्वेशन। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिसपे तीनों ही पार्टियों की सहमति जो है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। इसके पहले भी हमने देखा कि जो सीए का मुद्दा था, एनसीआर का मुद्दा था, इन सारे मुद्दों को लेकर तीनों ही पार्टियों में असहमति है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस उम्मीदों को लेकर ये महाअघाड़ी बनी थी और जिस तरह इन्होंने कहा था कि तीनों ही पार्टियां मिलकर जो है जनता के विकास के लिए काम करेंगी, लेकिन ऐसे कई मुद्दे हैं, चाहे सीए, एनआरसी, एनपीआर और मुस्लिम आरक्षण, ऐसे कई मुद्दे जिसमें तीनों ही पार्टियां आज आमने सामने आकर खड़ी हो गई हैं। अब देखना ये होगा कि इन सब चीजों का हल क्या निकलता है और इसका फायदा जनता को कितना होता है। जी अमित, और जिस तरह से बयान उद्धव ठाकरे दे रहे हैं उसका असर एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, इन तीनों के बीच जो इक्वेशन है, जो जिस वजह से ये महाविकास अघाड़ी बनी है, उस पर कैसा असर पड़ेगा? देखिए, निश्चित रूप से बयानबाजियां तीनों ही पक्षों की तरफ से हो रही है और नेता जो है वो एक दूसरे से खुश नहीं है। आपको याद होगा अभी रविवार को जो है एनसीपी की एक रैली हुई थी, सभा हुई थी, जिसमें बीएमसी इलेक्शन जो 2022 में होने वाले हैं उसको लेकर सभा हुई थी। उसमें भी शरद पवार ने साफ कहा था कि ये सरकार 5 साल चलेगी, क्योंकि जिस तरह से मुद्दे तीनों
उसका फायदा बीजेपी उठा रही है। बीजेपी लगातार जो है बयानबाजी महाविकास अघाड़ी पे कह रही है। हालांकि शरद पवार बार बार ये कह रहे हैं कि ये सरकार 5 साल चलेगी, लेकिन जिस तरह से मुद्दे सामने आ रहे हैं, तीनों पार्टियों के बीच का वैमनस्य सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि शायद ये सरकार जो है बहुत दिनों तक अगर इसी तरह से तीनों पार्टियों के बीच रस्साकसी चलती रही तो शायद ये बयानबाजी बढ़ सकती है। एक दूसरे के प्रति जो गुस्सा है, वो रोष है, वो बयानबाजी के तौर पे निकल सकता है। तो निश्चित तौर पे जो है ये तीनों पार्टियों के लिए खतरा जो है आने वाले दिनों में साबित हो सकता है। तो अमित, जिस तरह से रिफ्ट बढ़ रहा है तीनों पार्टियों के बीच में, उसका फायदा बीजेपी उठा सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर मैंने आपको पहले ही कहा कि बीजेपी लगातार बयानबाजी कर रही है यहाँ पर कि जिस तरह से इस सरकार ने वादा किया था किसानों की कर्ज माफी का मसला जो है अभी तक नहीं सुलझा, लेकिन यहाँ पे उद्धव ठाकरे ने साफ किया कि लगभग 7.25 लाख किसानों के जो कर्ज मुक्ति का पैसा है वो जमा हो चुका है। लेकिन बीजेपी साफ तौर पे आरोप लगा रही है कि इन्हें ये किसानों को लेकर हो, मुस्लिम आरक्षण को लेकर हो, मुंबई के विकास को लेकर हो, ये सरकार सिर्फ जनता से झूठे वादे कर रही है, जनता को गुमराह कर रही है। कहीं ना कहीं तीनों पार्टियों के बीच का जो मुद्दा है, जो तीनों पार्टियों के बीच की रस्साकसी है, इसका फायदा बीजेपी जरूर उठाना चाहती है। और बीजेपी जनता के सामने यही प्रेजेंट कर रही है कि ये तीनों पार्टियों में ही आपस में सहमति नहीं है, तो ये जनता के लिए क्या कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल अमित, तीनों पार्टियों के बीच में जो अब रिफ्ट क्रिएट हो रहा है, बीजेपी उसका फायदा जरूर लेगी, लेकिन इस बीच में अवाम को जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कैसे हो पाएगी, वो देखने वाली बात है। अमित, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली तशद्दुद के दौरान पुलिस एहलकार पर पिस्टल तानने वाला शख्स शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली की क्राइम ब्रांच की टीम ने शाहरुख को उत्तर प्रदेश के बरेली से गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इससे पूछताछ जारी है। साथ ही उसको पनाह देने वाले लोगों की भी तलाश शुरू हो चुकी है। दिल्ली तशद्दुद के दौरान 24 फरवरी को जाफराबाद इलाके में शाहरुख पर 8 राउंड गोलियां चलाने का इल्जाम है। बाद में शाहरुख भीड़ में गायब हो गया था। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली तशद्दुद पर पीएम मोदी से मुलाकात की। मीटिंग के बाद केजरीवाल ने मीडिया से खिताब किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में फैली अफवाहों को दिल्ली पुलिस ने मुस्तैदी से कंट्रोल किया। अगर इसी तरीके से दिल्ली तशद्दुद के दौरान काम करते तो कई जानें बच सकती थी। अभी पिछले कुछ दिनों में जो दिल्ली में हालात हुए उस पर भी चर्चा हुई। मैंने उनको बताया कि अभी इतवार को दिल्ली में, पूरी दिल्ली के अंदर बहुत ज़बरदस्त अफवाहें फैली थी। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया था, जिसमें दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छा रोल अदा किया। और जिस तरह से दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स सड़क पे उतर के लोगों को शांति बनाए रखने की अपील कर रहे थे, जिस तरह से पूरी दिल्ली के अंदर पुलिस ने अफवाहों को रोकने की कोशिश की और एक बहुत बड़े हादसे को उन्होंने रोका, तो ये बहुत ही काबिल तारीफ था। और पिछले हफ्ते के सोमवार और मंगलवार की 2 रातें जो थी, उस वक्त उन 2 रातों में सबसे ज़्यादा दंगे हुए थे और एक ही डिस्ट्रिक्ट में थे। तो अगर जैसे संडे को इतनी मुस्तैदी के साथ पुलिस ने सारी अफवाहों को रोका और दंगे होने से रोका, अगर वो मंडे और ट्यूसडे को एक ही डिस्ट्रिक्ट में था, अगर थोड़ा उसी एफिशिएंसी के साथ पुलिस उन 2 दिन भी काम करती तो शायद कई सारी जान बचाई जा सकती थी। मैंने प्रधानमंत्री जी से अपील की और उन्होंने भी कहा कि अब हमें ये कोशिश करनी है कि भविष्य के अंदर कभी भी इस तरह की वारदात नहीं होनी चाहिए दिल्ली के अंदर। दिल्ली देश की राजधानी है, जो भी कदम उठाने की ज़रूरत है भविष्य में इस किस्म के दिल्ली में दोबारा दंगे कभी नहीं होने चाहिए। ये हम सब के लिए चिंता का विषय है और जो भी इसमें स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है, हम सबको मिलकर स्टेप्स उठाने चाहिए। ये दंगे करवाने के लिए जो भी जिम्मेदार हैं, मैंने उनसे निवेदन किया, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो किसी भी कितने भी ऊंचे हों, कितने भी ऊंचा व्यक्ति क्यों ना हो, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि एक मैसेज जाए कि इस किस्म की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
दिल्ली तशद्दुद पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज भी हंगामा हुआ, जिसकी वजह से कार्रवाई में बार बार रखना पड़ा। कार्रवाई का जैसे ही आगाज हुआ, ओपोजिशन ने हंगामा आराई की। इस दौरान हुक्मरान इत्तेहाद और ओपोजिशन के बीच नोकझोंक भी हुई। लोकसभा में कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि दिल्ली में हलाकतों की तादाद बढ़ रही है और इस मामले को उठाने का हक उन्हें है। अधीर रंजन ने दिल्ली तशद्दुद पर बहस कराने का मुतालबा भी किया। हंगामा आराई के दौरान स्पीकर ओम बिरला ने अरकान पार्लियामान को नसीहत की कि ऐवान की कार्रवाई बेरोक टोक चलाने में वो ताउन करे। अधीर रंजन सर, हम लोग आम लोगों की नुमाइंदे बन के यहाँ आते हैं देश की विषय को उठाने के लिए। आज दिल्ली में जो हो रहे हैं, मैं विषय की आज भी लाश की कतार बढ़ रहे हैं। मैं अधीर रंजन, तो ये विषय को उठाने का हमें अधिकार नहीं है सर, ये विषय उठाने का हमें अधिकार नहीं है। मैं आपको बताया, सारे दिल्ली जल रहे हैं, सारे देश की निगाह इसमें टिके हुए हैं। ये विषय को रखने का हमें मौका देने के लिए हम आपसे गुजारिश किए हैं, सरकार से दरखास्त कर रहे हैं और सरकार की पक्ष से ये विषय को चर्चा में लाने के लिए बार। एक और अहम खबर इस वक्त झारखंड से। झारखंड असेंबली में सालाना बजट पेश हुआ है। हेमंत सरकार ने 86,370 करोड़ का बजट पेश किया है। शरहनुमो 8% तक का हदफ करने का हदफ है। झारखंड असेंबली में आज सालाना बजट पेश हुआ है। आपको बता दें कि हेमंत सरकार ने 86,370 करोड़ का बजट पेश किया है। आपको बता दें, शरहनुमो 8% तक करने का हदफ है। हेमंत सरकार ने 86,370 करोड़ का बजट झारखंड असेंबली में पेश किया है। सालाना बजट झारखंड असेंबली में पेश हुआ है। हेमंत सरकार ने 86,370 करोड़ का बजट पेश किया है। शरहनुमो 8% तक करने का हदफ है। झारखंड से अहम खबर, झारखंड असेंबली में सालाना बजट पेश हुआ है। हेमंत सरकार ने 86,370 करोड़ का बजट असेंबली में पेश किया है। शरहनुमो 8% तक हदफ करने का कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली हुकूमत और वक्फ बोर्ड की तरफ से मुस्तफाबाद में राहती कैंप लगाए गए हैं। इस कैंप में दिल्ली तशद्दुद में मुतासरीन की हुजूम उमड़ पड़ी। हमारे नुमाइंदे ने इस कैंप का जायजा लिया और मुतासरीन से बातचीत भी की। इस वक्त मैं मुस्तफाबाद की ईदगाह में हूं और ये वही इलाका है जो फसाद से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। मैं इस वक्त यहाँ पर हूं क्योंकि यहाँ पर राहत कैंप लगाया गया है दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से। ये वो गेट है जिससे तमाम जो फसाद मुतासिरीन हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, दंगा प्रभावित हैं, वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अभी 2-3 दिन ही हुए हैं इस कैंप को लगे हुए, लेकिन यहाँ पर लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। आप देखेंगे कि ये पूरा कैंप यहाँ पर बनाया गया है। मेडिकल डेस्क भी है, हेल्प डेस्क भी है, लीगल डेस्क भी है, तो तमाम तरह की डेस्क है। तो ये पूरा जो इलाका है, कहना चाहिए कि ये पूरा कैंप है, ये अलग अलग पंडाल इसमें बनाए गए हैं, लेकिन लोग लगातार यहाँ पर आए हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि लोग मदद के लिए भी किस तरीके से आगे आए हैं। सामान यहाँ पर लोग अब यहाँ पर पहुँचा रहे हैं ताकि इन लोगों की मदद की जा सके, क्योंकि आपको मालूम है कि जिस तरीके से मुस्तफाबाद के खासतौर से शिव विहार, चांदबाग से लेकर के जो दूसरे तमाम इलाके हैं, वहाँ पर किस तरीके से फसाद मुतासरीन उनको अपने घर बार छोड़ने पड़े थे या तो उनके घर जल गए थे। तो एक हेल्प डेस्क भी बनाई गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। ये डेस्क किस तरह का काम कर रही है? डेस्क आप लोग ये जो सामान लेके आ रहे हैं लोग, हम उनकी एंट्री कर रहे हैं। जो आ रहे हैं सामान और उन सबकी एंट्री करी जा रही है। हाँ हाँ, जो लोग मदद कर रहे हैं उनका नंबर और नाम, सब चीज़ का हमारे पास सब रिकॉर्ड रहना चाहिए आगे के लिए। अगर हमें कोई दिक्कत होती है हम उन्हें कॉन्टेक्ट कर लेंगे जी। तो यहाँ पर मदद की जा रही है। अलग अलग तरह के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम लोग मदद के लिए आगे बढ़े हैं। यहाँ पर लगातार सामान के आने का सिलसिला जारी है, लेकिन इस सब के बावजूद यहाँ पर जो अहम बात यह है कि यहाँ पर जो फसाद मुतासिरीन हैं वो यहाँ पर मुसलसल पहुँच रहे हैं। कई लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे भी हम
जानने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ आप कहाँ से हैं? शिव विहार गली नंबर 24 फेज 10। तो यहाँ पर आप कब से हैं? क्या आप भी फसाद में मुतासिर हुए हैं? हम यहाँ 7-8 दिन से हैं कंटिन्यूस, और कभी तक कुछ भी नहीं हुआ हमारे। अब जो घर में जो बचा कुचा सामान है ना, अब वो सब उठाए जा रहे हैं। सिलेंडर हो गया, चौकी हो गया, बाकी मेन सामान तो ले गए। अब जो बचा कुचा है वो उठा रहे हैं। अब हम क्या करें? वहाँ देखें यहाँ देखें, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा अभी। तो जब ये फसाद हुआ था तो कब आपको अपना घर छोड़ना पड़ा था? फिर आप कहाँ गए थे? ये फसाद हुआ है जी मंगलवार को 4:30 बजे से स्टार्ट हो गया था। शिव विहार में सब घर वगैरह जलाना स्टार्ट हो गए थे, तो हम बड़ी मुश्किल से घर में अपनी लाइटें वाइटें बंद करके अपने घरों में छुपे रहे। बुधवार की सुबह कुछ हमारे मुस्तवाद के भाई आए और कुछ मिलिट्री लेकर आए। उन लोगों ने हमें निकाला है। अच्छा। जब उन्होंने हमें निकाला है उसके बाद जितने घर थे वो तो सारे जला दिए गए, लेकिन जो बचे हुए थे, जब कंप्लेन हो गई तो उन घरों के ताले तोड़ के अंदर से लूटपाट करेगी बेतहाशा। कुछ नहीं छोड़ा जो कुछ छोड़ा हो। हमारी वहीं के पड़ोसियों ने कुछ मदद कर दी, जो हम बच्चों को उठा के भागे। 2 बच्चे हमारे, एक बेटा एक बेटी। अभी आप क्या अपने घर वापस गए हैं? जी नहीं, अभी ये रास्ता बंद, तो लड़ाई झगड़े वैसे भी हम गए नहीं है, नहीं जा पाए। अब हमें सोचा कुछ मदद सी हो जाए तो अपने घर देखो, अपने घर चले जाए या कुछ हिला हो जाए हमारा। अभी हमारा आदमी बेरोजगार है, अभी कोई काम वाम कुछ नहीं है। अच्छा, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, ये मैं शिव विहार गली नंबर 22 से बोल रहा हूँ जी। मैं जिस टाइम मंगलवार को उन्होंने ऊपर में चला के पत्थर मारने शुरू करे, घरों में आग लगानी शुरू करी, तो उसी टाइम पर उन्होंने कहा था बाहर निकल जाओ नहीं तो आग लगा दे। हम उसी टाइम हैंड टू हैंड जब भी बच्चों को लिया तुरंत बाहर निकले, तुरंत आग लगा दी। फिर कहा जाए तो यहाँ पर हर एक का यही दर्द है कि उसका घर लूटा है, उसकी दुकान लूटी है, लेकिन यहाँ पर कितने लोग आ गए हैं, कितने लोग पहुंचे हैं, हमें जो बताया जा रहा है, यहाँ पर आपको हर तरफ लोग दिखाई देंगे। ये सारे के सारे लोग सब के सब जो है फसाद मुतासरा लोग हैं। और अहम बात यह है कि ये इनको कहीं ना कहीं अपने अपने जो दर्द है उसका सामना करना पड़ा है। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे जरूर जानने की कोशिश करेंगे क्या कैपेसिटी है यहाँ की और कितने लोग अब तक यहाँ आ चुके हैं। देखिए 1,500 की कैपेसिटी यहाँ पर है, तो अभी रात भर में लोग आने में भी हैं और अभी भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँच सके और वहाँ से लोग जो हैं यहाँ पर आ सकें। कैंप में तकरीबन 1500-2000 की कैपेसिटी है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर 1000 लोगों के करीब पहुँच चुके हैं। देखा जाए तो ये जिस तरह के हालात हैं उनमें ये कैंप दंगा मुतासरीन के लिए थोड़ी सी मदद की एक पहल के तौर पर जरूर देखा जा सकता है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली। इस वक्त एक और अहम खबर सीए पर अक़वाम मुत्तहिदा सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगा। यूएनएचआरसी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल सुप्रीम कोर्ट में मुदाखलत की अर्जी दाखिल करेगा। यूएनएचआरसी हाई कमिश्नर ने हुकूमत हिंद को ये जानकारी दी है। काफी अहम खबर सीएए से जुड़ी हुई। अक़वाम मुत्तहिदा सुप्रीम कोर्ट से मुदाखलत की अपील करेगा। यूएनएचआरसी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल सुप्रीम कोर्ट में मुदाखलत की अर्जी दाखिल करेगा। आपको बता दें, यूएनएचआरसी हाई कमिश्नर ने ये जानकारी हुकूमत हिंद को दी है। आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ में सीएए और एनआरसी मुखालफत में जीवनगढ़ बाईपास के पास एहतजाज जारी था, जिसे गुज़िश्ता रोज पुलिस ने खत्म कर दिया। कल पुरानी चुंगी में जारी एहतजाज को खत्म कराया गया है और पुलिस घर घर जाकर एहतजाजियों को समझाने की कोशिश कर रही है। पुलिस को खबर लगी थी कि कुछ लोग इन मकामी लोगों को फिर से एहतजाज के लिए उकसा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने ये कदम उठाया। टीम मुस्लिम इलाकों में जाकर लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है कि गैर जरूरी एहतजाज में शामिल ना हो। जो भी एहतजाज में शामिल होगा उसको नोटिस देने की बात भी इंतजामिया की जानिब से कही गई है। पर जो लोग धरने में जाते थे उसमें कुछ महिलाओं के बारे में जानकारी मिली और यह पता चला कि इधर नंगला पटवारी और इधर आसपास के इलाके से कुछ लोग इनको प्रेरित करते हैं कि आप धरने पर जाकर के बैठें। आज हमने गलियों का सीओ साहब के साथ दौरा किया, सभी लोगों को समझाया कि भाई इस तरह का काम न करें, अनावश्यक रूप से शांति भंग न करें और न ही धरने पर बैठें। कोई किसी तरह की कार्रवाई या कोई नोटिस वगैरह चस्पा किया जा रहा है? नहीं, 1-2 महिलाएं जो पहचान में उनके घर पे उनको नोटिस देंगे, उनके पुरुष लोग पूछेंगे और प्लस बाकी और भी लोग जिसमें शामिल हैं जो अनावश्यक रूप से शांति व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं उनको नोटिस। दहली तशद्दुद पर मरकज और अपोजिशन के बीच ज़बानी जंग जारी है। बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में दहली तशद्दुद की गूंज सुनाई दी।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ओपोजिशन पर हमला किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो मुल्क के मफाद में काम कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग पार्टी के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो मुल्क के मफादात को पार्टी से ऊपर रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए अमन, यकजहती और इत्तेहाद जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लोगों को भारत माता की जय बोलने में दिक्कत होती है। उन्होंने बीजेपी अरकान पार्लिमान को नसीहत की कि वो अपने फराइज सही तरीके से अंजाम दे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को तर्क करने की बात कही है। उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी। इस पर सियासत शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने पीएम के सोशल मीडिया को तर्क करने के ऐलान पर तंज किया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि पीएम मोदी नफरत छोड़िए, सोशल मीडिया नहीं। इस पूरे मामले पर हमारी नुमाइंदा रंजीता ने कांग्रेस तर्जुमान जयवीर शेरगिल से बात की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया छोड़ना चाहते हैं, ऐसा ट्वीट उन्होंने किया था। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल हैं। जयवीर, ट्वीट करके ये जानकारी दी पीएम ने कि रविवार को वो फैसला ले सकते हैं, वो सोच रहे हैं कि वो सोशल मीडिया छोड़ दें। किस तरह से पीएम के इस ट्वीट को और उनके इस फैसले को आप देखते हैं? देखिए, दो बातें हैं। सबसे पहला तो चिंता की बात है। प्रधानमंत्री केवल सिर्फ एक तरफा आलाप में विश्वास रखते हैं जो वो सोशल मीडिया के द्वारा करते हैं। मीडिया से तो वार्तालाप करते नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक की नहीं, और अब ये एक तरफा आलाप भी छोड़ देंगे तो ये जो पारदर्शिता है उसकी मुझे लगता है एक प्रकार से हत्या हो रही है। और दूसरा चिंता की बात इसलिए है, क्या ये कोई बड़ी चीज का संकेत है? क्या ये इंटरनेट एब्रोगेशन या इंटरनेट पे आर्टिकल 370 लग रहा है? क्या ये इंटरनेट की डीमोनेटाइजेशन हो रही है? क्या कोई भाजपा एक अपना ही सोशल मीडिया चलाना चाहती है जहां सिर्फ भाजपाइयों के लिए ताली बजेगी? तो मुझे लगता है सोशल मीडिया छोड़ने की बजाय प्रधानमंत्री को जिन एंटी सोशल ट्रोल्स को वो पंप देते हैं, उनको वो फूंक देते हैं, हवा भरते हैं ताकि वो पत्रकारों पे, विपक्षों पे वार करे, गाली गलोच करे, उनको छोड़ना चाहिए, अनफॉलो करना चाहिए। ये वक्त की नजाकत है। लेकिन जैसे राहुल गांधी ने उनके इस ट्वीट के बाद रिप्लाई किया कि आप नफरत छोड़िए, ना कि सोशल मीडिया छोड़िए। लोकसभा में जो कांग्रेस के नेता है अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो हिंसा हुई उसके लिए आप इस्तीफा दे दीजिए, लेकिन सोशल मीडिया मत छोड़िए। ये अपील कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आ रही है। देखिए, बिल्कुल वाजिब अपील है। जैसा कि मैंने कहा कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में विश्वास नहीं रखते। अब सोशल मीडिया से ही पता लगता था कितने बड़े बजे वर्जिश करते हैं, किसके साथ शूटिंग करते हैं, कौन सा योगा करते हैं, किसका देश में हैप्पी बर्थडे है, कौन से बड़े राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट्स का हैप्पी बर्थडे है। ये अहम बातें वो सोशल मीडिया से करते थे। अब वो भी बंद कर देंगे तो मुझे लगता है आलाप का जो माध्यम था इस पे भी ताला लग जाएगा। दूसरा, जैसे मैंने कहा, प्रधानमंत्री पद की हम इज्जत करते हैं। ये जरूरी है कि प्रधानमंत्री जिन जिन ट्रोल्स को फॉलो करते हैं, जो पत्रकारों की हत्या का जश्न मनाते हैं, जो महिलाओं पे आपत्तिजनक बयान भाषा का प्रयोग करते हैं, उनको छोड़ने की बजाय प्रधानमंत्री सोशल मीडिया छोड़ रहे हैं। जो मुझे ये गाना वो याद आ जाता है शोले का, ये दोस्ती हम ना तोड़ेंगे, छोड़ेंगे सोशल मीडिया का साथ मगर ट्रोल्स का साथ ना छोड़ेंगे। अंतिम सवाल कपिल मिश्रा को लेकर है। कपिल मिश्रा जिन पर ये आरोप लगा हुआ था, हालांकि उन्होंने बयान भी दिए थे और उसके बाद दिल्ली की हिंसा बढ़ी, हिंसा जो है वो देखने को मिली। उसको लेकर अब ये आ रहा है कि कपिल मिश्रा को Y+ सुरक्षा मिल रही है। क्या कहेंगे इस पर? 3 बातें। सबसे पहले तो कपिल मिश्रा को Y सिक्योरिटी मिलना खाकी वर्दी का सबसे बड़ा अपमान है। जिन खाकी वर्दी वालों को उन्होंने मीडिया कैमरा के सामने धमकाया, आज वही खाकी वर्दी वाले उनकी सुरक्षा करेंगे। इससे बड़ा खाकी वर्दी का अपमान नहीं हो सकता। दूसरा, कपिल मिश्रा को Y सिक्योरिटी मिलना। एक और अहम खबर इस वक्त की, पीएम मोदी ने सोशल मीडिया के हवाले से ट्वीट किया है, मेरा अकाउंट खवातीन के ताउन के लिए वक्फ होगा। काफी अहम खबर। इससे पहले भी पीएम मोदी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो सोशल मीडिया तर्क करेंगे, जिस पर काफी सियासत भी हुई। और अब एक और ट्वीट पीएम मोदी की तरफ से सोशल मीडिया के हवाले से। पीएम मोदी लिखते हैं, मेरा अकाउंट खवातीन के ताउन के लिए वक्फ होगा। पीएम मोदी ने इससे पहले सोशल मीडिया के हवाले से लिखा था कि वो सोशल मीडिया तर्क करेंगे, जिसको लेकर के काफी ज्यादा सियासत हो रही थी। और अब पीएम मोदी ने एक और ट्वीट किया सोशल मीडिया के हवाले से, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरा अकाउंट खवातीन के ताउन के लिए वक्फ होगा।
मेरा अकाउंट खवातीन के ताउन के लिए वक्फ होगा, ऐसा कहना है पीएम मोदी का। सोशल मीडिया के हवाले से एक और ट्वीट पीएम मोदी ने किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरा अकाउंट खवातीन के ताउन के लिए वक्फ होगा। इससे पहले भी सोशल मीडिया को लेकर के पीएम मोदी ने ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था, सोशल मीडिया तर्क कर रहा हूं, और अब जो ट्वीट सामने आया है उसमें पीएम मोदी ने लिखा है कि मेरा अकाउंट खवातीन के ताउन के लिए वक्फ होगा। नाज़रीन, आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के हवाले से एक और ट्वीट किया है। वज़ीर-ए-आज़म लिखते हैं, मेरा अकाउंट खवातीन के ताउन के लिए वक्फ होगा। इससे पहले उन्होंने लिखा था कि सोशल मीडिया तर्क कर रहा हूं, जिसको लेकर के राहुल गांधी और दीगर कांग्रेस लीडरान ने उन पर तंज किया था। बुलेटिन में इतना ही। आदाब।